जस्ट बिकॉज कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ता था इसलिए बाकी लोगों को भी पढ़ना चाहिए, ये एक बहुत ही गलत धारणा लोगों ने बना के रखी है कि हमने 4 टॉपर से बात किया, उन्होंने कहा ये पुस्तक पढ़ो, हम अपना उस पुस्तक के पीछे दौड़ पड़े। उन्होंने कहा कि हम 8 घंटे पढ़ते थे, हम 8 घंटा पढ़ना शुरू कर दिए। ये बिल्कुल नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति एक इंडिविजुअल यूनिक व्यक्ति है, तो उसे अपने आवश्यकता के अनुरूप पढ़ना है। हो सकता है कि मुझे कोई चीज़ पढ़ के 2 घंटे में समझ में आ जाए, आपको वही चीज़ 20 मिनट में समझ में आ जाए। तो उतना ही समय आपको प्रत्येक सिलेबस को और प्रत्येक टॉपिक को देना है। मैं नितिन कुलकर्णी, IAS ऑफिसर, झारखंड कैडर 1995 बैच। मैं अभी माननीय राज्यपाल झारखंड के प्रधान सचिव के पद पर पदस्थापित हूँ। मैं आज आप लोगों को अपने जो शुरुआती दिनों का प्रवास था, एक सामान्य घर से निकलते हुए IAS बनने तक का, उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ और एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। मेरे माता पिता दोनों प्रोफेसर थे, अभी भी रिटायर कर चुके हैं, और हम दोनों भाई थे। और हम लोग हमारे घर में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं था, और एक सामान्य महाराष्ट्रियन परिवार के हिसाब से मैंने भी निर्णय लिया था कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा। और अकॉर्डिंगली मैंने जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर है वहाँ पे एडमिशन लिया। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, तो मुझे एडमिशन वगैरह में कोई तकलीफ़ नहीं हुई। और मैंने मेडिकल अपना कंप्लीट करने के बाद अचानक से एक दिन कुछ एक चर्चा चल रही थी कि UPSC की परीक्षाएं कितनी कठिन होती है और उसमें जाना कितना दुभर होता है। तो इसी चर्चा के क्रम में जब 2-4 दोस्तों ने कुछ बातें छेड़ी, तब एक निर्णय लिया कि हम तीनों चारों लोग इस परीक्षा में बैठेंगे। और उसी के बाद मेरा IAS का ये जो UPSC के परीक्षा का प्रवास था वो शुरू हुआ। जैसा कि हम जानते हैं, हम लोग 1994-95 में जब हम लोग पढ़ते थे तब इंटरनेट वगैरह की सुविधा बिल्कुल ही नहीं थी। और अगर आप मुझे एक तरह से पूछे तो ये सबसे बड़ा वरदान था, क्योंकि आपको अपनी दिशा खुद तय करनी पड़ती थी। और नागपुर जो हमारा शहर था उसमें कोई ऐसा बहुत UPSC की परीक्षाओं के प्रति बहुत माहौल जैसा आजकल के कई शहरों में देखा जाता है वैसा भी नहीं हुआ करता था। तो जो सिलेबस है उसको स्टडी करते हुए मैंने अपने मन से तय किया कि कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। और चूँकि मेरा उस समय मेडिकल का एक इंटर्नशिप रहता है 1 साल का, तो उसमें 6 महीना हमारे मेडिकल कॉलेज में हमको क्लिनिकल पोस्टिंग करनी होती थी और फिर 6 महीना ग्रामीण क्षेत्र में PHC में रहकर पोस्टिंग करनी होती थी। तो इसी पोस्टिंग के दौरान ही मैंने इसका पूर्ण जो पढ़ाई का कार्यक्रम था वो शुरुआत की। और मैं पहले ही अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी पास कर गया, तो मुझे काफ़ी उससे उत्साह बढ़ा। उसके बाद हम लोगों के लिए 2 ऑप्शन सब्जेक्ट लेने पड़ते थे। तो मैंने प्रीलिम्स में इंडियन हिस्ट्री का सब्जेक्ट लिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि इस सब्जेक्ट को मैं आसानी से कर लूँगा। लेकिन जब मैंने मेंस का सिलेबस स्टडी किया तो मैंने पाया कि ये मेरे लिए थोड़ा सा कठिन होगा। तो मैंने जो मेरा एक कोर स्ट्रेंथ एरिया था मेडिकल साइंस का था, क्योंकि मैंने मेडिकल ग्रेजुएशन किया था, तो मैंने मेडिकल साइंस का सब्जेक्ट लिया। और इसी के साथ चूँकि मेरे माता पिता दोनों मराठी के प्रोफेसर थे, तो मुझे लगा कि मराठी लिटरेचर मेरे लिए एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है, और मुझे मराठी लिटरेचर में काफ़ी गति भी थी। उसको देखते हुए मैंने मराठी लिटरेचर और मेडिकल साइंस का चॉइस किया, और यही 2 विषयों के साथ मैंने इस परीक्षा का मेंस एग्ज़ाम लिखा। और मैं आपको बोल सकता हूँ कि अपने मन से, अपने हिसाब से सिलेबस का विचार करते हुए, पुस्तकों का सहारा लेकर, कई गुरुजन लोग थे उनका सहारा लेकर, और जो मेरे कुछ मित्र थे जिन्होंने बहुत समय समय पर अलग अलग पुस्तक वगैरह भेजकर मेरी मदद की, उनके सहयोग से जब इंटरव्यू का कॉल आया तो मुझे एक कहीं ना कहीं विश्वास था कि अब मैं इस परीक्षा को संभवतः क्रैक कर लूँगा। मैंने निश्चित रूप से ये नहीं सोचा था कि मैं सीधे IAS में जाऊँगा, क्योंकि मेरा प्रथम प्रयास था। लेकिन एक विश्वास कहीं ना कहीं आ गया था कि अब मैं इसको आगे ले जा सकता हूँ। और फिर मैंने इंटरव्यू दिया, और मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपने लाइफ में मात्र एक ही इंटरव्यू दिया है, और वो है UPSC का इंटरव्यू। और मुझे बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू में जाने के बाद। लगभग आधा घंटा तक UPSC के जो मेंबर्स और एक्सपर्ट्स रहते हैं उन्होंने काफ़ी चीज़ों पर ग्रिल किया, और वो सब बाहर आने के बाद भी एक कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया था कि लगता है कि कुछ ना कुछ रैंक तो ज़रूर आएगी। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तब पता चला कि मेरा 33 रैंक आया है और मुझे IAS में सिलेक्शन हो गया है। तो निश्चित रूप से बहुत ही एक अविस्मरणीय पल था। और क्योंकि उस समय कोई सूचना का ऐसा तंत्र विकसित नहीं था, तो मेरा जो मित्र है अजय जोशी, जो NIC में काम करता है, वो दिल्ली में पोस्टेड था। तो वो जाके UPSC के नोटिस बोर्ड पर नोटिस देखा,
उसके बाद जो निकटतम पीसीओ था वहाँ जाके उन्होंने हमारे घर पर फ़ोन करके हमको सूचना दी। तो उसी के बाद फिर ये एक प्रवास शुरू हुआ। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि जो उत्साह रिज़ल्ट के दिन था, उसके बाद जब इस नौकरी का कार्यक्रम शुरू हुआ और जिसमें जब अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस सामने आने लगे, तब समझ में आया कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों ने अपने ऊपर ले ली है। उसके बाद इनफैक्ट मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी जो 3 सितंबर गुजरी है, उसी तिथि को 28 साल हम लोगों के पूरे हुए जब हमने मसूरी एकेडमी में प्रवेश किया था। वो 28 साल उस तिथि को पूर्ण हुए और मसूरी एकेडमी मेरे लिए एक पूर्णतः नया अनुभव था, क्योंकि मैं कभी अपने शहर से बाहर पढ़ने भी नहीं गया था। मैं अपना घर में रह के ही या कॉलेज के मेडिकल कॉलेज की छात्रावास का उपयोग करके ही अपना पढ़ाई किया था। जहाँ तक प्रिपरेशन की बात है, मैं कई बार एस्पिरेंट से इंटरेक्ट करते रहता हूँ इस इशू पर, और जो 2 सवाल मुझे हमेशा पूछे जाते हैं वो है कि आप कितना घंटे पढ़ते थे। तो मुझे अभी तक इसका बहुत लॉजिक समझ में नहीं आया है, क्योंकि देखिए प्रत्येक के जीवन में 24 ही घंटे होते हैं, ना कम ना ज़्यादा। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक आवश्यकता होती है, अपनी एक तरीका होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ लोग नाइट बर्ड्स होते हैं जो देर रात तक जाग के पढ़ते रहते हैं। जस्ट बिकॉज कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ता था इसलिए बाकी लोगों को भी पढ़ना चाहिए, ये एक बहुत ही गलत धारणा लोगों ने बना के रखी है। कि हमने 4 टॉपर से बात किया, उन्होंने कहा ये पुस्तक पढ़ो, हम अपना उस पुस्तक के पीछे दौड़ पड़े। उन्होंने कहा कि हम 8 घंटे पढ़ते थे, हम 8 घंटा पढ़ना शुरू कर दिए। ये बिल्कुल नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति एक इंडिविजुअल यूनिक व्यक्ति है, तो उसे अपने आवश्यकता के अनुरूप पढ़ना है। हो सकता है कि मुझे कोई चीज़ पढ़ के 2 घंटे में समझ में आ जाए, आपको वही चीज़ 20 मिनट में समझ में आ जाए। तो उतना ही समय आपको प्रत्येक सिलेबस को और प्रत्येक टॉपिक को देना है। नंबर 2, दूसरी एक जो समस्या है मैं कहूँगा आज के एस्पिरेंट्स के सामने, वो है कि किसके नोट्स फॉलो करें और कौन से पुस्तक पढ़ें। हमारे समय में, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज थे, तो जितने चॉइस कम होते हैं व्यक्ति को डिसीजन लेना आसान होता है। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि लोगों के पास इतने पुस्तक है कि मैं तो एक बार एक एस्पिरेंट से पूछ चुका हूँ कि तुम अगर इतने पुस्तक पढ़ लोगे तो उसके बाद तो तुमको 1 साल केवल पढ़ने में ही निकल जाएगा, प्रिपरेशन का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो हमें एक तय करना पड़ेगा कि हमें कौन सा पुस्तक पढ़ना है, कौन सा। कई पुस्तकों की लैंग्वेज के भी बहुत इश्यूज़ रहते हैं, हर व्यक्ति हर लैंग्वेज नहीं समझ सकता है। तो अगर हम ऐसा पुस्तक चुनें जो हमारे विषय को उचित तरीके से हमें एक्सप्लेन कर दे, क्योंकि देखिए फाइनली प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी अलग होती है, मेंस की स्ट्रैटेजी अलग होती है। प्रीलिम्स आपका एलिमिनेशन राउंड है, इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। वहाँ आपका बेसिकली फैक्चुअल चेकिंग और इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मेंस में मेनली एनालिटिकल रीजनिंग, कि आप किस प्रकार से किसी चीज़ को एक सभी पहलुओं को अध्ययन करके लिख सकते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। कई लोग लिखने में कमज़ोर होते हैं, तो उन्हें अपनी लिखने की व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मेरी हैंडराइटिंग कोई बहुत अच्छी डेफिनेटली नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मुझे जो नंबर्स आए हैं मेंस में, वो काफ़ी अच्छे नंबर्स आए थे। तो क्योंकि मैंने ठान लिया था कि मुझे परीक्षा लिखनी है तो मुझे आराम से लिखना है। मैंने देखा कि जब मैं आराम से लिखता हूँ तो मेरी हैंडराइटिंग ठीक चलती है। तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी चीज़ों को देखकर उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी होगी। अकारण से रिसोर्सेज के पीछे बिल्कुल भागिए नहीं, अपना एक डायरेक्शन तय कीजिए, उस पर स्टिक कीजिए। और एक आजकल का नया ट्रेंड चल पड़ा है, लोगों को प्रीलिम्स का फॉर्म भरा नहीं रहता है और लोगों को चिंता रहती है कि मेंस में सब्जेक्ट कौन सा लेना है, जबकि हम देखेंगे कि मैक्सिमम कैजुअलिटी जिसको कह सकते हैं वो प्रीलिम्स में ही होती है। और मेंस के सब्जेक्ट, अभी तो एक ही सब्जेक्ट लेना है तो आपका काम बहुत आसान हो चुका है, लेकिन फिर भी उसे चूज़ करते समय हमको अपना कंफर्ट लेवल देखना चाहिए हमेशा। अकारण से ट्रेंड के हिसाब से कि पिछले साल 25 लोग ज्योग्राफी लेके पास हुए, अगले साल सब लोग ज्योग्राफी लेने लगते हैं और ज्योग्राफी के चलते सोशियोलॉजी के ज़्यादा बच्चे पास हो जाते हैं। ऐसा कोई यूपीएससी कोई ऐसा डिसाइड करके सब्जेक्ट वाइज मार्किंग नहीं करता है। आपको देखना चाहिए कि हम कौन से सब्जेक्ट से कंफर्टेबल है, कौन से सब्जेक्ट को हम अच्छे से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। आपकी विचारों की जो एक्सप्रेशन है, जो अभिव्यक्ति है, वो जितनी स्पष्ट रूप से एग्जामिनर के, देखिए एग्जामिनर के सामने आपका पेपर है, आपका चेहरा नहीं है। तो जब वो पेपर आपका पढ़ेगा तो पेपर का आपका वो 150 वर्ड्स 250 वर्ड का आंसर पढ़ के उसको समझ लेना चाहिए, उसको इतनी स्पष्ट आना चाहिए कि इस स्टूडेंट को पूरे चीज़ के बारे में जानकारी है। जिस समय ये हो जाएगा वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको उसको नंबर्स देने पड़ेंगे, आपका असेसमेंट डेफिनेटली बेटर होगा। उसी प्रकार ऐसे के पेपर रहते हैं, अकारण से खूब बहुत ज़्यादा क्लिष्ट विषय लेकर लोग ऐसे लिखते हैं और उसके बाद फिर बोलते हैं कि हम ठीक से नहीं लिख पाए।
हमेशा कोई भी काम करते समय सबसे पहले देखिए कि आपका फ्लो कैसा आ रहा है। कोई भी ऐसे का एक फ्लो रहना चाहिए कि किस प्रकार से वो डेवलप हो रहा है और किस प्रकार से एंड हो रहा है, उसी तरीके से आपको मार्क्स मिलते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अपने लिए बनाइए, किसी दूसरे के कहने पर या किसी 4 लोग कर रहे हैं या मेरे रूम पार्टनर्स कर रहे हैं या ट्यूशन के पार्टनर्स कर रहे हैं, इसके लिए हम करें, ये बिल्कुल आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। और नंबर 2, कोचिंग क्लासेस, प्रत्येक नोट्स की एक अपनी अलग अलग व्यवस्था है और अलग अलग तरीके हैं। आपको वही लेने हैं जिसको आप अपनी आसानी से मैनेज कर सकते हैं और जिसको आप आसानी से, मैं कह सकता हूँ, पचा सकते हैं। खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको पचाना इंपॉर्टेंट है, तभी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है। तो जब तक आप किसी भी पुस्तक को या किसी भी नॉलेज को पचा नहीं लेते अच्छे से, तब तक उसके आगे पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं कि इस परीक्षा का कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है। कागज़ पर भले ही लिखा हुआ है कि ये सब आता है, लेकिन उसका कोई, आप ये कह नहीं सकते कि यहाँ से लेके यहाँ तक ही सिलेबस है। सिलेबस में कोई भी चीज़, मैं तो हमेशा कहता हूँ, एनीथिंग अंडर द यूनिवर्स इस परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो हमें उस हिसाब से अपने आप को भी प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, थोड़ा कॉमन सेंस भी जागरूक रखना पड़ेगा। और कॉमन सेंस के साथ साथ एक अपना एक, जिसको बोलते हैं कि लॉजिकल आंसरिंग, हो सकता है कई एक आधे प्रश्न के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं हो, तभी भी उसको किस प्रकार से लॉजिकल वे में हम प्रेजेंट करें, उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। देखिए, मैंने पहले ही बताया, हम लोगों के समय तो कोई रिज़ल्ट के समय इंटरनेट वगैरह तो था नहीं, तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि यूपीएससी का रिज़ल्ट आ रहा है। लेकिन अखबार में आया था कि यूपीएससी का रिज़ल्ट कल डिक्लेयर होगा। तो चूँकि मेरे पास कोई सोर्स था नहीं, मैं नागपुर में रहता था और मेरा मेडिकल का प्रैक्टिस, मतलब हाउस जॉब चल रहा था, तो मैंने अपना जो मित्र एनआईसी में है उसको बताया कि तुम जाके इसको पता करो। तो वो यूपीएससी में गया और उसने वहाँ से मुझे फ़ोन करके, लगभग मेरे ख्याल से दोपहर का 1:30 वगैरह बजा होगा जब मुझे पहली बार ये सूचना आई। और उसके साथ साथ मैं भी उतना ही सरप्राइज़ था, क्योंकि हम ये नहीं माने थे कि पहले ही अटेम्प्ट में इतना अच्छा रैंक हमको मिल जाएगा। और हमारे समय में मात्र 80 सीट थी, तो उसमें भी एक कंपटीशन का एक अलग व्यवस्था थी। तो मुझे अच्छी रैंक आई। उसके बाद जब रिज़ल्ट पता चला तो पहले तो बहुत लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं बिल्कुल एक आम आदमी की तरह ही घूम रहा था सड़कों पर। और उसके बाद सारे जो स्थानीय अखबार थे वो सब ने मेरे इंटरव्यूज़ कैरी किए, फ़ोटो छापे। तो मतलब एक तो वाक़या मैं बता सकता हूँ, मैं किराना से कुछ सामान लेके लौट रहा था और जो पत्रकार था उसने मेरे से ही मेरे घर का एड्रेस पूछा। तो मैंने उसी से पूछा कि आपको किससे मिलना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उस घर में एक आईएएस हुआ है, उससे मुझे मिलना है। वो मुझे नहीं जानता था ऑब्वियसली, और लोगों के पास लोगों की तस्वीरें भी नहीं रहती थी। तो जब मैं घर पहुंचा तब मैंने बताया कि आप बैठिए, मैं ही हूँ। तो इस तरह से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई। एक बार ट्रेन में जा रहे थे रिज़ल्ट लगने के बाद, तो मैंने देखा कि सामने वाला व्यक्ति जो पेपर खोला है उसमें मेरा इंटरव्यू छपा हुआ था। तो उसने भी ऐसे देखा और फिर उसने बोला कि अरे ये तो आप ही है लगता है करके। तो ऐसे काफ़ी मज़ेदार घटनाएं घटते रहती है स्टार्टिंग में। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, जितना वो रोचक उस समय का जीवन रहता है, उतना ही ज़्यादा जवाबदेही, उतनी ही ज़्यादा जिम्मेदारी आपको बाद में आती है। तो उसके तरफ हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए। हम लोग हमेशा जो जिसको कहते हैं हनीमून पीरियड पर ज़्यादा फोकस करते हैं, एस्पिरेंट्स भी। लेकिन आप एक बात समझिए कि जब आपकी लगभग ऑन एन एवरेज आईएएस ऑफिसर्स 30 से 32 साल तो नौकरी कर लेता है। मुझे 38 साल नौकरी करनी है, क्योंकि मैं जब सर्विस में आया तो मैं मात्र 22 साल का था। तो अब जब आपको इतने साल नौकरी करनी है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई सब हमेशा बेड ऑफ रोजेस पे ही आप चलेंगे। आपको कभी अच्छी पोस्टिंग मिल सकती है, कभी थोड़ी सी एवरेज पोस्टिंग मिल सकती है। और लोगों का नज़रिया भी, ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है, लेकिन लोगों का नज़रिया भी आपके प्रति तदनुसार बदलता है कि भाई अभी ये कमज़ोर पोस्ट पर है तो लोग आपको हो सकता है उतनी तवज्जो ना दें। देखिए, फाइनली एक लीडरशिप की पोजीशन है, इससे अच्छी लीडरशिप की पोजीशन आपको नहीं मिल सकती है। और ये ऐसी व्यवस्था है कि बाय डिफ़ॉल्ट आप लीडर बन जाते हो। आप नहीं भी चाहो तभी भी आपको लोगों पर इंस्ट्रक्शंस देना है, कुछ घटना घटने पर उसको मैनेज करना है। और उसको एक, जैसे इलेक्शन ही है तो आपको एज अ कलेक्टर आपको पूरा इलेक्शन मैनेज करना है। आपको लीडर है, यू आर द लीडर ऑफ दैट एंटायर डिस्ट्रिक्ट। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप कौन सी लीडरशिप को फॉलो करके चल रहे हैं। पोजीशन से आपको लीडरशिप जरूर आएगी, लेकिन वो आपके पोजीशन के साथ चली भी जाएगी। अगर आप अपने पर्सनैलिटी से लीडरशिप डेवलप कर लेते हैं कि एज अ पर्सन आप कैसे लीडर है, ये अगर लोग मान लेता है, तो मेरे ख्याल से हम लोगों को उसके तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उससे आपको ये जो एक बहुत ऑफिसर्स में भी दर्द रहता है कि मुझे शंटिंग पोस्टिंग में डाला है, मुझे ऐसे रख दिया, मुझे छोटे ज़िले का कलेक्टर बनाया गया, मुझे बड़े ज़िले का कलेक्टर बना दिया, इस सब चीज़ों से हमें ऊपर उठ जाना चाहिए। हमको देखना चाहिए कि हम किस प्रकार से अपने जिस रोल में भी है
किस प्रकार से हम अपनी जो बेसिक मोटो है पब्लिक सर्विस, उसको कैसे फॉलो कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको करते रहेंगे तो आपके जीवन में संतुष्टि रहेगी और हमेशा खुशी रहेगी। तो सभी एस्पिरेंट्स को सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा कि आप एक अच्छे चयन की तरफ बढ़ रहे हैं। अपना उत्साह ज़रूर बना के रखिए, क्योंकि ये एक लंबी प्रक्रिया है। उत्साह कभी मत छोड़िए, और जैसा मैंने कहा, फोकस्ड अप्रोच रख के पढ़ाई कीजिए। किसी के कहने पर या किसी दूसरे के एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस नहीं है, किसी दूसरे का जर्नी आपका जर्नी नहीं है। आप अपना जर्नी स्वयं बनाइए और आप देखिएगा यश आपके साथ रहेगा। तो मैंने आपको अपने एक जो प्रवास था उसके बारे में संक्षिप्त रूप से बताया। एज एक नॉर्मल MBBS ग्रेजुएट से लेकर पूरा IAS ऑफिसर के रूप में जो मेरा प्रवास रहा है, और अभी तक मेरे ख्याल से अभी तक 33-34 पोस्टिंग भी मैं कर चुका हूँ उस राज्य में। तो मेरे ख्याल से आपको इससे कुछ इनपुट्स ज़रूर मिलेंगे। मैं समझता हूँ कि मैंने जो कोशिश की आपके साथ संवाद साधने की इस वीडियो के माध्यम से, आपको निश्चित रूप से इससे कुछ लाभ ज़रूर होगा, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।